गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमने ग्राफ सारे डिस्कस कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्टिलेशन की बात कर लेते हैं। डिस्टिलेशन का एक्चुअली मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंटेनर है। इस कंटेनर में एक मिक्सचर है। मिक्सचर किसका होगा? दो या दो से ज़्यादा लिक्विड का हो सकता है, वो भी मिक्सिबल लिक्विड्स के। यानी कि दो लिक्विड्स थे, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, वो एकदम मिक्सचर बन गया, होमोजीनस। अब हमें क्या करना है? उनको अलग अलग करना है। यानी कि अब हम चाहते हैं कि मेरा जो लिक्विड ए था और लिक्विड बी था, हम दोनों को अलग अलग कर दें। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उसी को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, डिस्टिलेशन का मतलब ही होता है सेपरेशन। क्या होता है? सेपरेशन। तो हमें करना क्या है? देखिए, दो टाइप की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है इसमें जो लिक्विड ए और बी है, ठीक है, मान लेते हैं कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है। यहां लिख लेते हैं ना ऊपर। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, बी का है 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे रैंडम वैल्यू ले रहे हैं जस्ट समझने के लिए कॉन्सेप्ट। ओके, तब हमें ये बताइए, हमें ए और बी को अलग अलग करना। हम क्या करेंगे? नीचे से हीट करना स्टार्ट कर देंगे। जब हम हीट करेंगे, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आएगा तो क्या होगा? तो ये जो ए है ना, पूरा का पूरा वेपर बन जाएगा, क्योंकि ए की बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है। यानी 50 डिग्री सेल्सियस पर ए का पूरा वेपर बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? उस वेपर को किसी और कंटेनर में शिफ्ट करके उसको कंडेंस कर लेंगे। कंडेंस का मतलब फिर से वापस कूल कर देंगे। कूल करेंगे, फिर से क्या बन गया? लिक्विड। यानी कि इस तरह से हमने क्या किया? ए को अलग कर लिया। क्या बचा इसमें? बी। तो बी तो वैसे ही अलग हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो तरीका है ना, इसे हम सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अब हमें ये बताइए, अगर हम ये कहें कि इसका टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 नहीं, 100 भी नहीं, इसका 51 है। अब बताइए, जब हम इसको 50 डिग्री सेल्सियस देंगे तो 51 भी हो जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो क्या हम इसको ऐसे बॉइल करके वेपर अलग करके कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 51 पे तो ये कंप्लीट वेपर बन जाएगा। वेपर बनना तो पहले ही स्टार्ट हो गया होगा, 50 पे भी आधा अधूरा बन गया होगा। तो जो वेपर हमें ऊपर मिलेगा उसमें तो दोनों के वेपर होंगे। तो हम कंडेंस करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? दोनों मिल जाएंगे। तो हमें ये फिर तरीका काम आने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? तो फिर हम क्या करते हैं? हम इसको कई पार्ट में, स्टेप बाय स्टेप कई पार्ट में हम इसको अलग करते हैं। और ये जो तरीका है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक बार में हो गया तो सिंपल डिस्टिलेशन, कई बार प्रोसेस को रिपीट करने के बाद अगर हुआ तो हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उम्मीद अब क्लियर हो गया होगा। चलिए वापस आते हैं। डेफिनेशन सामने लिखा हुआ है। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स। एक बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मिक्सिबल का मतलब होता है मिक्सेबल, जो आसानी से मिक्स हो सके, जो आसानी से मिक्स हो सके। यानी कि ऐसे मिक्सचर जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा भी लिक्विड मिक्स्ड हैं होमोजीनस फॉर्म में, ठीक है, और हमें उनको अलग अलग करना है। तो हम बहुत सारे प्रोसेस यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। फ्रैक्शन का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। तो जब हम थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्टेप ज़्यादा होंगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आ गई? इसको करने के दो तरीके होंगे। एक, क्यों ना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं। अब ऐसे कैसे होगा? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड वेपर बनेगा ना। तो एक तो ये तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। और बताइए, दूसरा, हमें लिक्विड को वेपर बनाना है। वेपर बनाने के बाद ही अलग अलग करेंगे। तो एक तो हम टेम्परेचर बढ़ा के कर सकते हैं। दूसरा, हाँ अच्छा सोचा आपने, प्रेशर। अच्छा ये बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड क्या बनता है? वेपर बनता है।
प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या लिक्विड वेपर बनेगा? प्रेशर कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रेशर कम करेंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब वो दूर जाएंगे, लिक्विड की अरेंजमेंट कैसी होती है, कुछ ऐसी लिक्विड की अरेंजमेंट होती है ना। गैस का अरेंजमेंट हम बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, एक यहाँ 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 ऐसे कुछ पूरा कंटेनर भर देते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है यानी कि इन पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है यहाँ पर वो कम है और यहाँ पर ज़्यादा। तो जब आप प्रेशर कम करेंगे यहाँ से, जैसे जैसे प्रेशर कम करेंगे ये क्या होंगे, धीरे धीरे दूर जाएंगे, और जब प्रेशर ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये काफ़ी दूर हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। समझ में आ गया? ऐसे ही तो होता है हमारे परफ्यूम वाली बोतल में, या फिर सीएनजी वाली गैस सिलेंडर हो, या ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हो, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, घर पे एलपीजी सिलेंडर है, उसके अंदर जो भरा हुआ वो क्या है, लिक्विड हाई प्रेशर पे भरा हुआ है। जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं और गैस बाहर आती है लिक्विड के फॉर्म में, वो तुरंत गैस बन जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, बाहर प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm के इक्वल हो गया, इसलिए वो तुरंत क्या हो गया, प्रेशर उसका कम हो गया और वो तुरंत वेपर बन गया। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास दो फैक्टर हैं जिस पे ये डिस्टिलेशन डिपेंड करेगा, पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम दो तरीके भी पढ़ेंगे, इसी के बेस पे दो तरीके होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, दो तरीका होता है। पहला आइसोथर्मिक या आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्या होता है, आइसोथर्मिक या आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अच्छा, नाम याद आ रहा है? हाँ, जब हम गैसेस स्टेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आइसोथर्म और आइसोबार के बारे में पढ़ा था, जो ग्राफ बनाते थे। आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब हीट, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर। अब देखिए ये जो आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होगा, इसमें क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को सेम रखेंगे यानी कि कांस्टेंट रखेंगे। बात समझ में आ गई? और प्रेशर को चेंज करेंगे, बात समझ में आ रही है? क्या है, आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का भी ग्राफ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब क्या है, हम हीट को कांस्टेंट रखें यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। सेकेंड देखिए आइसोबैरिक, आइसोबैरिक मतलब आइसो का सेम, बार क्या है, हाँ इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। यानी कि इस टाइम पे आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को चेंज करते हैं। क्लियर है? अब इन दोनों में भी जो सबसे कम यूज होता है वो है आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि बार बार प्रेशर को चेंज करना पड़ता है। अच्छा, प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल है एज कंपेयर टू टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है, आइसोबारिक। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर तो कांस्टेंट है और सिर्फ चेंज क्या होता है, टेम्परेचर, और वो हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड ज़्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। समझ में आ गया? चलिए अभी एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। देखिए फर्स्ट आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मेथड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल का मतलब ही होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ओवर द लिक्विड इज रिड्यूस्ड। प्रेशर को हम क्या करते हैं, लगातार कम करते हैं। अच्छा, प्रेशर कम करेंगे तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता और कम होगा, और वो लिक्विड से क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच अ लिक्विड गेट्स वेपराइज्ड, और जो लिक्विड होगी यानी लिक्विड सॉल्यूशन था वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये मेरे पास कुछ डायग्राम है, आप यहीं से देख लीजिए। फर्स्ट केस में मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड ए और बी है, लिक्विड ए और बी है, और हम मान के चलते हैं कि इसमें जो लिक्विड बी है दैट इज मोर वोलेटाइल। मोर वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, किसी फिक्स टेम्परेचर पे ए और बी में अगर हम कंपैरिजन करें किसका वेपर ज़्यादा बनेगा तो बी का ज़्यादा बनेगा और ए का कम बनेगा। अच्छा, यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, अभी हम पूछ रहे हैं आपसे, अगर बी का वेपर ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो बी को पूरा वेपर बनने के लिए
ज़्यादा एनर्जी चाहिए या कम एज कंपेयर टू ए के कंपेरिजन बताना आपको। हम जो पूछना चाहते हैं देखिए वो कुछ है, ये है, हमने कहा हमारे पास ए और बी है। बी क्या है? मोर वोलेटाइल है, और ए हमारा लेस वोलेटाइल है। यानी कि किसी फिक्स टेम्परेचर पे बी का वेपर ज़्यादा बनता है और ए का कम बनता है। तो हमें ये बताना है कि टोटल वेपर में कन्वर्ट होने के लिए बी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए या ए को? हाँ, ए को ज़्यादा एनर्जी चाहिए या ज़्यादा हीट चाहिए कह सकते हैं। बी को लेस हीट चाहिए एज कंपेयर टू ए। ठीक है, अगर ये कम हीट पे ही पूरा वेपर बन जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अब हमें ये बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट बी का ज़्यादा होगा कि ए का? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिसपे बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों क्या होता है? सेम। तो ये बताइए सबसे ज़्यादा प्रेशर बी में बनेगा, क्यों? क्योंकि ये मोर वोलेटाइल है। अच्छा, वो कम हीट पे ही हो जाएगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगी या कम? कम होगी। क्यों? क्योंकि हीट तो कम चाहिए ना। यानी कि अगर कोई चीज़ मेरे पास ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? दैट विल बी लेस, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? दैट विल बी मोर। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये सारी चीज़ें पहले तो डिस्कस हो गई थी। फिलहाल हम ऐसे ही एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेंगे ताकि आगे आपको अभी ये काम आएगा। तो देखिए, हमने मान रखा है वेपर विल बी रिच, ठीक है, ए और बी है। इसमें हमारा एजम्पशन है, यहाँ पे अगर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, या फिर आप लिख सकते हैं लेट बी इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू ए। हम मान के चलते बी क्या है? ज़्यादा वोलेटाइल है। ए को भी मान सकते हो, आपकी चॉइस है। हम बी इसलिए बार बार मान रहे हैं क्योंकि पीछे से एजम्पशन चला आ रहा है ताकि आपको ग्राफ वगैरह समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब हम बार बार पैटर्न चेंज करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं। आप चाहें तो ए को भी लेके आगे बढ़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अगर बी ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, तो बताइए यहाँ जो वेपर इकट्ठा होगा, हमें नहीं मालूम एग्जैक्ट कितना क्योंकि वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम कह सकते हैं, ये जो मिक्सचर है उसके ऊपर जो वेपर बना ये वाला, इस वेपर में किसका वेपर ज़्यादा होगा? ए का या बी का? हाँ, किसका ज़्यादा होगा? बी का, क्योंकि बी के वेपर यहाँ ज़्यादा है। सॉरी, यहाँ पर बी मोर वोलेटाइल है तो बी का वेपर ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे बी का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? इस वेपर को अगले कंटेनर में पास करेंगे, ठीक है, ऐसे ट्यूब वगैरह लगा के जोड़ देंगे, अगले कंटेनर में पास किए। किसको? पूरा वेपर को। अब पूरा वेपर यहाँ आ गया, यहाँ तो लिक्विड दिख रहा है ना। हाँ, क्यों दिख रहा है बता रहे हैं। जब ये वेपर आया तो हम इसको कंडेंस कर दिए, यानी कि कूल कर दिए। कूल करने से क्या होगा? फिर से लिक्विड बन गया, बनेगा ना, कंडेंसेशन। ये गैस फिर से क्या बन गया? लिक्विड। अब आप हमें ये बताइए, इस लिक्विड में कौन कौन है? ए है, बी है या दोनों है? हाँ, दोनों है। एक्चुअली ये लिक्विड है क्या? यही वेपर ही तो है। इसी वेपर को हम यहाँ लेके आए तो बस ठंडा कर दिया तो क्या बन गया? लिक्विड। यानी कि अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 मोल ए है और 3 मोल बी, तो इसमें भी क्या होगा? 2 मोल ए और 3 मोल बी। कुछ भी बदला नहीं है, बस यहाँ पे ये वेपर फेज में था और यहाँ पे किस फेज में है? लिक्विड फेज में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है लिक्विड, इसमें भी बी क्या है? ज़्यादा है और ए कम। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब हम फिर से इसके वेपर बनाएंगे। इसका वेपर बनेगा, बी फिर से मोर वोलेटाइल है और बी का मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ वेपर, उसमें किसका कंपोजिशन ज़्यादा होगा? फिर से बी का ज़्यादा होगा, एक्चुअली और ज़्यादा हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम? फिर इसको लेके जाएंगे अगले कंटेनर में, फिर इसको कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, लिक्विड बनेगा। उस लिक्विड में जितना वेपर यहाँ होगा उतना ही लिक्विड यहाँ पे होगी, क्योंकि यही वेपर यहाँ पे लिक्विड बना है। फिर हम उसको वेपराइज करेंगे, उसमें फिर बी मोर वोलेटाइल है तो बी की मात्रा और भी बढ़ती जाएगी। ये जो वेपर है इसमें मैक्सिमम कौन हो जाएगा? बी के वेपर। ऐसे हम रिपीट करते जाएंगे। आप एक चीज नोटिस करिए,
यहां पर ए और बी दोनों थे, बी थोड़ा सा ज्यादा था, यहां बी और ज्यादा हुआ, यहां बी उससे भी ज्यादा हुआ। यानी एक पैटर्न दिख रहा है लगातार हर एक कंटेनर पे स्टेप बाय स्टेप बी के वेपर बढ़ते जा रहे हैं और ए का वेपर कम होता जा रहा है, हो रहा है ना। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम इसी प्रोसेस को लगातार रिपीट करते रहे तो एक टाइम आएगा जब ऊपर के वेपर में सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा, हाँ बी बचेगा, क्योंकि बी तो लगातार बढ़ता जा रहा है और ए लगातार कम हो रहा है। तो एक टाइम पे सिर्फ बी बचेगा और ए खत्म हो जाएगा। तो हम बी को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, कर सकते हैं। हाँ तो देखिए यही तो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब ही यही तो था ना, हम अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग कर ले। देखिए हमारा बी अलग हो जाएगा तो हम ए को अलग कर लेंगे। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसमें एक स्टेप में हुआ है, कई स्टेप्स लगे हैं, 3-4 तो यही दिख रहे हैं और भी आगे बहुत सारे होंगे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहली बात। दूसरी बात, इसमें ये हो क्यों रहा है, वेपर क्यों बन रहा है। अगर मान लीजिए ये पिस्टन को हम यहां लगा देते ठीक लिक्विड के सरफेस पर, तो वेपर बनता कि नहीं बनता, नहीं बनता। क्यों, क्योंकि सर आपने ही तो कहा था कि वेपर बनने के लिए उसको स्पेस चाहिए, ये पार्टिकल्स वेपर बन के ऊपर जाएंगे, यही होता है इवापोरेट होके। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उतनी सब सही है, लेकिन ऊपर जाने के लिए स्पेस तो चाहिए ना। अगर आपका पिस्टन यहां लगा होता तब तो वेपर बनने के लिए जगह ही नहीं था, तो वेपर बनता ही नहीं। पिस्टन कहां लगा है, ऊपर, यानी कि प्रेशर यहां पर ज्यादा होता, यहां पर प्रेशर कम, तो यहां पर प्रेशर कम है, यानी कि प्रेशर कम होने की वजह से ये क्या बन रहा है, वेपर। और लगातार हम प्रेशर हर बार कम किए, देखिए यहां भी पिस्टन ऊपर, यहां भी पिस्टन ऊपर, यहां भी पिस्टन ऊपर और यहां भी पिस्टन ऊपर है। इसका मतलब हम लगातार प्रेशर कम कर रहे हैं, लिक्विड वोलेटाइल होने की वजह से उसका कंपोजिशन बढ़ता जा रहा है। एक टाइम के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें वो लिक्विड मिलेगी जो कि सबसे ज़्यादा वोलेटाइल थी। हमने बी माना था इसलिए हमें बी मिलेगा, अगर आपने ए माना होगा तो आपको ए मिलेगा। बात समझ में आ रही है। हमें ये नहीं याद रखना कि ए मिलेगा या बी, हमें तो ये याद रखना है क्योंकि वो लिक्विड जो ज़्यादा वोलेटाइल है उसका वेपर ज़्यादा बन रहा है, जो कम वोलेटाइल है उसकी वेपर कम बन रही है। तो लगातार रिपीट करते करते एक टाइम के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ मोर वोलेटाइल का वेपर मिलेगा और लेस वोलेटाइल का वेपर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जो मोर वोलेटाइल का वेपर मिलेगा हम उसको कंडेंस कर देंगे, हमारी लिक्विड अलग हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर जगह हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या हुआ है, सिर्फ प्रेशर, और वो भी कैसा चेंज है, हाँ नेगेटिव चेंज है। क्यों, क्योंकि लगातार हम प्रेशर को कम करते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा नहीं रहे, लगातार प्रेशर को कम करते जा रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी सबको, क्लियर है। अब छोटे छोटे टर्म्स देख लीजिए यहाँ पर। पहला टर्म, यहाँ जो वेपर फेज है, बात समझ में आ रही है, ये जो वेपर है इसमें जितना ए का मोल फ्रैक्शन होगा या ए का पार्ट होगा, क्या इस लिक्विड में उतना ही ए होगा या उससे ज़्यादा, उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि सर यही वेपर तो लिक्विड बना है। बात समझ में आ रही है। हाँ, अब यहाँ देखिए जो बी का जितना शेयर यहाँ पे है, क्या यहाँ भी उतना ही बी होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर जितना ए है क्या ऊपर उतना ही ए होगा, नहीं। यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ जितना ए था क्या ऊपर वेपर में भी उतना ही ए मिलता है, नहीं। हमने तो एक रिलेशन पढ़ा था, याद है, वेपर फेज कंपोजिशन ए का निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन टोटल प्रेशर। पीटी लिखते हैं या पी लिख सकते हैं। अगर वाई ए और एक्स ए इक्वल होता तो हम क्या लिखते, हमें तो फिर कैलकुलेट ही नहीं करना था, हम डायरेक्ट ये लिखते। ये तो डिपेंडेंसी दिखा रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, टोटल प्रेशर पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, उस लिक्विड के प्योर कंपोनेंट पे जो वेपर बनता उसके वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। यानी कि कभी भी वेपर फेज और लिक्विड फेज हमेशा इक्वल हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक दो कंडीशन आपको मिल सकते हैं, जब यहाँ भी हाफ होगा यहाँ भी हाफ होगा तो हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। बात समझ में आ गई, तो ठीक है। वापस हम अपने ग्राफ पे लौटते। देखिए यहाँ जो ए का कंपोजिशन है, क्या ऊपर भी ए उतना होगा, नहीं होगा। क्यों, अच्छा आप ऐसे ही सोचिए ना, क्या ये पूरा का पूरा वेपर बना है, नहीं, ये लिक्विड तो यहाँ बची रहेगी ना, वेपर तो इतना ही बना बस।
क्योंकि ये पूरा बना ही नहीं है, तो इसमें कुछ पार्ट ए का यहाँ रह गया होगा, कुछ पार्ट बी का यहाँ बचा रह गया ना। इसीलिए ये जो पार्ट यहाँ बचा हुआ रह रहा है, हम इस पार्ट को रेसिड्यू कहते हैं, RESIDUE। ये देखिए SI होगा ना, स्पेलिंग बोल देते हैं RESIDUE। रेसिड्यू का मतलब रिमेनिंग पार्ट। ये इतना लिक्विड तो बचा ही रह गया, इसका तो वेपर बना ही नहीं, इसलिए ये रेसिड्यू है। और ऊपर का शेयर कभी भी नीचे के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये लिक्विड बना था, कौन? यही वेपर को हमने कंडेंस करके लिक्विड बनाया था। क्योंकि ये वेपर को ही लिक्विड में बनाया गया है, तो प्रोसेस क्या था? कंडेंसेशन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कंडेंसेट कह सकते हैं। इसको भी कहीं लिख लीजिएगा, कंडेंसेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कंडेंसेट। स्पेलिंग विल बी CONDENSATE। कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर A के 2 मोल है, B के 3 मोल है, तो क्या जो ऊपर वेपर बना उसमें A के 2 मोल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर से ये पूरी लिक्विड वेपर नहीं बनी है, कुछ ना कुछ लिक्विड बची रह गई। तो ये क्या हो गया? अब ये रेसिड्यू हो गया, और ये हम ठंडा करेंगे तो ये क्या बनेगा? कंडेंसेट। ऐसे ही हर बार हमें रेसिड्यू मिलेगा, और दूसरा वाला जो वेपर फेज होगा उसको हम जब कूल करेंगे तो क्या कहेंगे? कंडेंसेट। यानी कि एक बात हमें याद रखनी है, ये जो वेपर फेज है सेम कंपोजिशन आपको कंडेंसेट में मिलेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि यही वेपर फेज कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये जो लिक्विड फेज है इतना ही वेपर फेज में मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये 99% केस में स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। यानी कि हर बार आपका जो वेपर फेज होगा वो लिक्विड फेज से क्या होगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां तो कुछ ना कुछ लिक्विड बच जा रहा है। बात क्लियर है? याद रख सकते हैं? ठीक है, चलिए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ तो आपको पहले से ही मालूम है। अच्छा, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन दिया है, द मोर वोलेटाइल लिक्विड विल बी इजिली वेपराइज्ड। हाँ, जो भी मोर वोलेटाइल होगा, आपने अगर ए माना है तो ए, अगर बी माना है तो बी, वो ज्यादा वेपर बनाएगा, क्योंकि मोर वोलेटाइल का मतलब ही यही होता है। एंड द वेपर विल कंटेन हायर अमाउंट ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड बी। हियर बी हमने लिखा, क्योंकि हमने बी को मान के चला कि मोर वोलेटाइल, इसलिए हमने क्या लिखा? बी। तो उसका बी का क्या हो जाएगा? ज्यादा वेपर बन जाएगा। और वेपर फेज में, जो ऊपर वेपर फेज था उसमें सबसे ज्यादा शेयरिंग किसकी होगी? बी की। फिर नाउ द वेपर्स आर कंडेंस्ड टू फॉर्म अ न्यू लिक्विड। उसी वेपर को हम ठंडा करके क्या बनाते हैं? हाँ, कंडेंसेट। क्या कहते हैं उसको? कंडेंसेट। विच विल बी मच रिचर इन ए। नहीं, ये गलत है, यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ भी क्या होगा? बी। पूछिए क्यों बी होगा? क्योंकि जो लिक्विड बन रहा है वो किससे बना? वेपर से ना। उस वेपर में हमने मान के चला था कि किसकी वैल्यू ज्यादा है? बी की। तो ठंडा भी करेंगे तो बी ही ज्यादा रहेगा ना। हाँ, तो यहाँ बी रहेगा। एंड नाउ द प्रोसेस इज रिपीटेड। और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे until the last step where vapor will contain only B। और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाए? B के वेपर ना मिल जाए। एंड A will be left in the liquid। और A क्या रहेगा? लिक्विड में बचा रह जाएगा। तो इस तरह हमारा B अलग हो गया और A अलग हो गया। ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर का बना हुआ ग्राफ है, जो कि आप बहुत पहले भी कई बार बना चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पर बना लेंगे। इस ग्राफ को हम वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ कहते हैं। अब आप हमें ये बताइए, वैसे जनरली आपको याद होगा, फिर भी इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, यहां पर और यहां पर दोनों में आप हमें बताइए प्रेशर कहां ज्यादा होगा? ऊपर या नीचे? ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर कम है तो हमें क्या मिलता है? लिक्विड या वेपर? हाँ, अभी तो सीख रहे थे, क्या मिलता है? वेपर। यानी कि इस रीजन में हमें क्या मिलेगा? वेपर। वेपर मिलेगा। अब देखिए, यहां प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो यहां क्या मिलेगा हमें? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड। यानी कि किसी भी गैस पे अगर प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे तो उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस घट जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। बीच में कौन मिलता है? हाँ, वेपर और
लिक्विड दोनों मिलते हैं। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ लिक्विड मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडस लाइन। क्या कहते हैं, लिक्विडस लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, वेपर लाइन। और बीच में कौन लाई करता है, लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सचर। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो देखिए यहां प्योर ए है, यहां प्योर बी है। ग्राफ प्योर बी का ऊपर है, क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि बी का क्या है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, यानी कि हमारा कंजप्शन क्या है, बी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए। इट मीन्स बी इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू ए। यहीं पे हमने एक चीज और आपको सिखाई है जो आपको याद रखना है, क्योंकि बी मोर वोलेटाइल है तो इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर पे इसके सारे वेपर बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व कहते हैं। एक बात और पहले भी हम डिस्कस कर चुके, फिर भी बता रहे हैं, यहां हम प्योर ए प्योर बी क्यों लिख रहे हैं। पहले तो हम काई ए काई बी लिखते थे, क्योंकि हम एक्स से तो क्या डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और वाई ए से क्या डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यहां से तो हमें दोनों ही मिलेगा, यहां से हमें दोनों ही मिलेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ प्योर ए और प्योर बी लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप, आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इस पर हमने थ्योरी पार्ट हटा दिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा था। एक दो बच्चों ने कहा भी कि सर थोड़ा सा वीडियो लेंथ को कम रखिए।